सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिज़िक्स चैप्टर 3 विच इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और इस चैप्टर में इतने ही टॉपिक्स हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इस करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? हम फ्लो ऑफ चार्जेस को हम करंट बोलते हैं। फ्लो ऑफ चार्जेस को हम करंट बोलते हैं और करंट का फॉर्मूला होता है Q/T। ये होता है करंट का फार्मूला। अगर आपको ना दिख रहा हो तो लेट्स ब्रिंग इट क्लोजर। ठीक है, सो ये होता है हमारा करंट का फार्मूला। नेक्स्ट है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे दिखाते हैं। Vd इक्वल टू E/m अपॉन m इंटू टाउ। सो ये है हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला। अगर हम इसको वेक्टर क्वांटिटी में लिखें तो सामने एक माइनस आ जाता है। यही डिफरेंस है, कुछ खास इसमें डिफरेंस नहीं होता। ये कंसेप्ट बहुत इजी है। तो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, जो कि है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम जे से डिनोट करते हैं। जे वेक्टर तुम दिखा सकते हो इसको। जे वेक्टर को हम करंट डेंसिटी बोलते हैं। जे वेक्टर का फॉर्मूला होता है I/A, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि I इक्वल्स टू J.A, विच इज़ I इक्वल्स टू J/A cos थीटा। तो हमको पता ही है, जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वहाँ पे cos थीटा लग जाता है। ये हमने क्लास 11 में पढ़ा था। हमारा नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है मोबिलिटी। मोबिलिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं और मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है E/τ/m। इसको भी अगर हम वेक्टर फॉर्म में दिखाए तो इसको भी इसके आगे भी माइनस लग जाता है, E/τ माइनस E/τ/m। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है ओम्स लॉ। हम ओम्स लॉ को कैसे जानते हैं? हम ओम्स लॉ को जानते हैं V इक्वल्स टू IR। बट V इक्वल्स टू IR जो है ये हमने क्लास 10 में पढ़ा था। हमारा क्लास 12 के लिए, हमारा जो क्लास 12 के लिए है वो ओम्स लॉ थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो ओम्स लॉ हम थोड़ी देर बाद आता है, इसको हम थोड़ी देर बाद कवर करेंगे। सबसे बीच में आता है रेजिस्टिविटी। हम सभी जानते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू ρL/A। R जो है वो लेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड करता है और A पे इन्वर्सली डायरेक्टली डिपेंड करता है L पे और इन्वर्सली डिपेंड करता है A पे। पर जो हमारा रो है, रो होता है हमारा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जो है वो किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता एक्सेप्ट नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल पे सिर्फ रो डिपेंड करता है। रो सिर्फ और सिर्फ नेचर पे डिपेंड करता है और किसी चीज़ पे नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला आता है R इक्वल्स रो इक्वल्स टू ρ0 1 माइनस अल्फ़ा डेल्टा टी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रो इक्वल्स टू ρ0 1 माइनस अल्फ़ा T1 माइनस T2। ये होता है हमारा रो निकालने का फॉर्मूला। अब आता है हमारे पास एक टॉपिक कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी रुकिए हम देखते हैं अभी। यस, कंडक्टिविटी जो होता है वो होता है सिग्मा। हम सिग्मा से कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं। अब हमारा एक फॉर्मूला होता है J इक्वल्स टू सिग्मा E। अब यहाँ से हम सिग्मा को निकाल सकते हैं। सिग्मा का एक और फॉर्मूला होता है जो कि सिग्मा का अपना फॉर्मूला होता है N²τ/m। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे हम कंडक्टिविटी को निकालते हैं। फिर आता है हमारा EMF। EMF क्या होता है? अगर हम EMF को डिफाइन करना चाहें तो जो हम जब किसी भी लूप में जब हम करंट को रन कराते हैं तब जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसी को हम बोलते हैं EMF। लेट्स टॉक अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा कुछ नहीं, हम किसी भी डिवाइस, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये हमारे पास एक बल्ब है। ये हमारे पास एक बल्ब है। अब ये हमने ऑन किया, यहाँ पे एक स्विच है इसका। अब हमने स्विच को कनेक्ट कर दिया है तो ये ऑन हो चुका है। अब इसमें हमने एक रेजिस्टेंस भी कनेक्ट किया है, लेट्स से 8 ओम का। जब इसको हम बैटरी से हमने कनेक्ट कर रखा था, हम जब इसको ऑन करेंगे ये रेजिस्टर का तो रेजिस्टेंस लगेगा ही, प्लस ये जो बल्ब है इसका खुद का भी एक अलग से रेजिस्टेंस होगा।
जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो R प्लस R लगेगा। ये जो R है ये लगेगा और इसका खुद का रेजिस्टेंस लगेगा, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस के बाद हमारा टॉपिक आता है सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन, वेट अ सेकंड। सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जांपल हम रेजिस्टेंस को ऐड कर रहे हैं तो हम सीरीज़ में रेजिस्टेंस को R1 प्लस R2 डॉट 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 ऐसे ऐड करते हैं, और पैरेलल में 1/R को 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट 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 ऐसे ऐड करते हैं। अगर हम वहीं पे अगर हम इसमें सीरीज़ में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करने जाए, वहाँ पे भी हम इक्विवेलेंट को सेम तरीके से ऐड करते हैं, E1 प्लस E2 डॉट डॉट डॉट। वही अगर यहाँ पे देखें तो ई इक्विवेलेंट, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास दो रेजिस्टेंस है और दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, इसमें हमारे लिए एक इक्विवेलेंट का एक अलग सा फॉर्मूला लग जाता है, जो कि होता है E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है। जो नेक्स्ट हमारा है वो है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ अगर हम देखें, वेट अ सेकंड, मुझे ढूंढना पड़ रहा है बिकॉज मैंने भी बहुत टाइम से नहीं पढ़ा है। मैं एक बार ढूंढ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। वीडियो कट नहीं होने वाली, चिंता मत करो, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ तो मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाऊँगा। किरचॉफ लॉ हमारे पास दो लॉज होता है किरचॉफ जी के, जिनमें से एक फर्स्ट लॉ जो है वो है जितना भी करंट एक जंक्शन में आएगा उतना ही करंट उससे निकलेगा। फॉर एग्जांपल ये था I1, ये था I2, ये था I3, ये है I4, ये है I5। तो ये बोलता है I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू R4 प्लस I4 प्लस I5। ये है हमारा फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ जो है यहाँ पे जगह नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। किरचॉफ सेकेंड लॉ जो होता है वो मैं ऐसे कर सकते हैं, एक सर्किट के अंदर, सर्किट नहीं हम जंक्शन कह सकते हैं, जंक्शन में नहीं लूप कहेंगे हम इसको। फॉर एग्जांपल ये एक लूप है, यहाँ पे I1 करंट जा रहा है और यहाँ पे करंट बढ़ चुका है, तो यहाँ पे I2 करंट हो गया, यहाँ पे I3 करंट हो गया। अगर हम इस वाले लूप में देखें, इस वाले लूप में मैं दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ। अगर हम इस वाले लूप में देखें अच्छे से, इस लूप में जो करंट टोटल करंट होगा I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 0 होगा। यही है हमारे किरचॉफ जी का सेकेंड लॉ। सॉरी। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारे पास वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, यहाँ पर मैं व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा हूँ, अच्छे से देख लो। ड्राइंग ख़राब है मुझे पता है, बट हर चीज़ में तुम मुझे टोक नहीं पाओगे। एक्चुअली तुम टोक पाओगे पर मैं कुछ खास ध्यान दूंगा नहीं। PQRS। तो अगर ये जो रेजिस्टेंस, ये जो हमने जो ये लूप बनाया है, इसमें जब इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, नो करंट, तब इसका एक स्पेशल केस बन जाएगा जो होगा P/Q इक्वल्स टू S/R। मतलब इसका और इसका रेशियो, इसके और इसके रेशियो के इक्वल हो जाएगा। पर ये सिर्फ तभी होगा जब इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जा रहा होगा। एग्ज़ाम में आपके पास यहाँ पे गैल्वेनोमीटर भी आ सकता है, कोई रजिस्टर भी आ सकता है, पर यहाँ पे ऐसा दिया रहेगा कि यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा। तो अब हमने यहाँ पे एक टॉपिक छोड़ दिया था जो कि है ओम्स लॉ और EMF। फिर से हम देख लेते हैं। हाँ, EMF से मुझे याद आया, एक टॉपिक है हमारे पास सेल्स करके, वहाँ पे हम EMF वर्सेस वोल्टेज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखिए, तो ठीक है, EMF जो होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस
between 2 points in a सर्किट, और ये तभी होता है जब सर्किट ओपन हो और उसमें करंट ना हो, करंट क्रॉस मतलब करंट नहीं है इसमें। हाँ, ये जो साइन होता है ये क्रॉस का, ये एक साइन होता है डॉट का और ये एक साइन होता है क्रॉस का। इसका मतलब होता है इनवर्ड, सॉरी इसका मतलब होता है आउटवर्ड, इसका मतलब होता है इनवर्ड। तो EMF और वोल्टेज के बारे में हम बात कर रहे थे, मैं भटक गया हूँ थोड़ा सा। जो वोल्टेज होता है, फॉर एग्जांपल टर्मिनल वोल्टेज, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस इन सर्किट, और यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड और करंट उससे फ्लो कर रहा है, करंट यस फ्लोइंग। इसका एक हमारे पास स्पेशल फार्मूला बन के आता है जो कहते हैं V इक्वल्स टू E माइनस IR। ये V होता है वोल्टेज और ये E है EMF। एक और चीज़ आता है हमारे यहाँ पर, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये होता है, इसके काफ़ी सारे फार्मूले होते हैं, जैसे कि P इक्वल्स टू VI, P इक्वल्स टू I²R और P इक्वल्स टू V²/R। तो यहाँ पे जो है हमारा ओम्स लॉ रह गया था, मैं ओम्स लॉ एक बार देख लेता हूँ। ओम्स लॉ हमारा क्लास 12 के लिए, क्लास 12 ओम्स लॉ हम ये लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू JP। ये J जो है ये हमारा करंट डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और P मुझे कुछ खास अंदाज़ा नहीं है P के बारे में, तो P का एड मरा है, छोड़ो P के बारे में। और हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक और फार्मूला बताया था, J इक्वल्स टू सिग्मा E। तो अब यहाँ पे J को निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, और E का तो आपके पास फार्मूला ऑलरेडी था ही, जो कि ये है। E के लिए आपके पास ऑलरेडी फार्मूला है, तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हो। और यहाँ से सिग्मा निकालने के लिए भी मैंने आपको फार्मूला दिया था, सिग्मा इक्वल्स टू n² टाउ अपॉन m। और J का मैं आपको एक और फार्मूला देता हूँ, चलिए, J इक्वल्स टू n² टाउ अपॉन m इंटू E। तो मेरे ख्याल से इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा आज के लिए, बहुत हो गया। मुझे भी नींद आ रही है, आपको भी नींद आ रही होगी मेरी बातें सुन के। तो चलिए आज के लिए इसको यहीं पे समाप्त करते हैं।